वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12 से हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है उसका चौथा सैंपल पेपर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो आपका पेपर होने वाला है 2023 का बोर्ड एग्जाम। इसी फॉर्मेट पर आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर हम आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी के अगर आपने पेपर नहीं देखे तो आपको सारे लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहां से जाके आप बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। और हमने वन शॉट वीडियोस भी बना रखी हैं आपकी अंतराल की, अभिव्यक्ति माध्यम की, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जो भी आपको मैं जो क्वेश्चंस करने को दूंगा आप उसको इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं लिखकर, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप आके मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वेबसाइट पे आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो अब हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो आप सभी देख सकते हैं कि पेपर आप सभी के सामने है और ये सैंपल पेपर 4 है जो आज हम कर रहे हैं। 80 नंबर का आपका पेपर आता है। अवधि इसकी 3 घंटे की रहने वाली है। और टोटल जो खंड आ और बा है इसके अंदर मैं आपको बताऊं 48 वस्तु परक यानी कि एमसीक्यूज पूछे गए हैं खंड आ के अंदर। इनमें से आपको किन्हीं 40 का उत्तर देना है। और जो आपका खंड बा होगा यानी कि सेक्शन बी, वो वर्णात्मक प्रश्न वाला है, वहां पे आपको इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। तो सबसे पहले गद्यांश जो आपके सामने लिखा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, गद्यांश का सॉल्यूशन आप खुद करेंगे क्योंकि हर कोई अलग तरीके से अपनी रीडिंग स्किल्स के साथ करता है, तो इसमें हम टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं पूरा गद्यांश चला रहा हूं, ठीक है, स्क्रीन पे आप इसके सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है, ये गद्यांश यहाँ पे खत्म हो रहा है। सेम आपका ये काव्यांश आ रखा है या जिसको हम पद्यांश भी कहते हैं, इसको मैं दिखा रहा हूं। गद्यांश और पद्यांश ये आपको अपनी खुद की प्रैक्टिस पे करने हैं, कितना अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको अपने आप के ऊपर ही देखना होगा कि भाई आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। बाकी मैं आपको एक वीडियो बना के भी दिखा दूंगा कि इनको सॉल्व करने का अच्छा तरीका क्या होता है। ज्यादातर बच्चों को पद्यांश में दिक्कत आती है, तो मैं वो आपको चीजें बता दूंगा। तो ये इसका अथवा करके दूसरा काव्यांश भी दे रखा है। पहले वाला मुश्किल लगता है तो दूसरे वाला अटेम्प्ट आप कर सकते हो। अब यहाँ पे है तीसरा प्रश्न, ये आपका अभिव्यक्ति माध्यम का है। तो पहला कथन दिया है कि भाई विशेष लेखन से समाचार पत्रों में विविधता आती है और उनका कलेवर बढ़ता है। सही बात है। विशेष लेखन मनोरंजन रहित हो, भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। पाठकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए विशेष लेखन जो है मतलब किया जाता है। तो भाई आप ये इसमें कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आपका पहला कथन है वो सही दिख रहा है कि समाचार पत्र में नॉर्मल टॉपिक से हटकर जब हम कुछ अच्छा लिखते हैं, कुछ विशेष टॉपिक्स पर लिखते हैं, तो कथन ए मेरे हिसाब से यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर मिलान वाला प्रश्न दे रखा है, तो इसके अंदर हम ग को सही बता सकते हैं क्योंकि इसके अनुसार सिनेमा एक दृश्य माध्यम है। और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी और उसके बाद रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ठीक है, जी मार्कोनी ने। और समाचार पत्र एक प्रिंट माध्यम है। तो ये आपका ग जो विकल्प है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बीट कहते हैं। ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट है, जहां पर आपका ज्ञान है, उसके आधार पर जो आपको काम दिया जाता है वो बीट कहलाता है। कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है? कथानक। ठीक है। फिर है मनोरंजन ढंग से लिखा गया एक प्रासंगिक लेख, यानी कि एक इंटरेस्टिंग तरीके से जो लिखा जाता है वो हमारा फीचर कहलाता है। ठीक है। अब हमारा अंतरा बुक से काव्यांश पर आधारित एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। यह दीप अकेला से यह प्रश्न आया हुआ है। तो प्रस्तुत काव्यांश में दीपक किसका प्रतीक है? दीपक जो है वो व्यष्टि का प्रतीक है। समाज जो है, यहां पर जो पंक्ति एक वर्ड आता है वो समाज का प्रतीक है। तो हम कह सकते हैं व्यष्टि यानी कि व्यक्ति। व्यक्ति की शक्ति किसके साथ बढ़ सकती है? जब वो समाज से जुड़ जाता है तो उसकी शक्ति और बढ़ती है। फिर अगला यहां पे कथन दिया हुआ है कि यद्यपि दीपक स्नेह और गर्व में मदमाता होकर झूम रहा है पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता का कोई महत्व नहीं। सही बात है भाई, व्यक्तिगत वही बात होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा,
आप अपने समाज के लिए कुछ करो तो लोग आपको जानेंगे। व्यष्टि जब समष्टि का अंग बनता है, यानी कि व्यक्ति जब समाज का अंग बनता है तो समाज के लिए कुछ करता है, तो ये सही है भाई। पहला और दूसरा कथन इसमें सही है, तो घा या सॉरी आप ये कह सकते हैं जो चा वाला है ये सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर है चौथा प्रश्न, व्यक्ति की तुलना समिधा से क्यों की गई है? ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स का यूज करिए और बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप इसमें से बता सकते हो, ऑप्शन लिखकर टाइप करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपका आंसर सही होता है तो आपके कमेंट को पिन भी किया जाएगा जिसका सबसे सही आंसर होगा। फिर है, समाज की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को बाहर लाने का काम कौन करता है? व्यक्ति। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आपके लिए होमवर्क है, यह जन है गाता गीत, गा गा कौन सा अलंकार है? क्या आप पहचान पा रहे हो? यहां पर चार ऑप्शन है, आप बताइए कि इनमें कौन सा अलंकार है, जाके कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, ये गद्यांश आप ही की बुक अंतरा से आया हुआ है और ये जो लघु कथा है चार आठ वहां से आया हुआ है। तो पहला ही प्रश्न यही है कि गद्यांश कहां से अवतरित है, तो ये आपका चार हाथ नाम से जो लघु कथा दी हुई है वहां से आया हुआ है। ठीक है, मील मालिक के दिमाग में ये जो चार हाथ लगवाने का ख्याल था ये क्यों आया? क्योंकि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता था। फिर मील मालिक के ख्याल पर किसने पानी फेर दिया? वैज्ञानिकों ने, क्योंकि वैज्ञानिक बहुत सालों तक रिसर्च करते रहे, लास्ट में उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर है, मील मालिक द्वारा मजदूरों के चार हाथ लगवाने का उद्देश्य क्या था? भाई एक तो काम को जल्दी करवाना, उत्पादन को बढ़ाना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि का और ख दोनों ही सही आंसर है। वैज्ञानिकों को नौकर किसने बनाया? पूंजीपति लोगों ने। ठीक है, पूंजीपति लोगों ने वैज्ञानिकों को नौकर बना दिया। फिर उसके बाद ये कथन कारण वाला है, कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद, यानी कि रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई असंभव है, चार हाथ नहीं हो सकते। वैज्ञानिक चापलूस थे और वो सिर्फ मील मालिक की जी हजूरी किया करते थे। तो भाई देखो, चापलूस वगैरह जैसा कुछ नहीं है, उनको मजबूरी में जबरदस्ती दबाव डाल के उनसे काम करवाया गया था। तो कथन आ जो है या ए वाला कथन जो है वो तो सही है, पर आर कहीं ना कहीं उसका कारण मुझे नहीं लग रहा ऐसा। तो आप इसमें ये वाला आंसर सही बता सकते हो। फिर है, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता के अनुसार आपको कुछ बताना है कि भाई अपना मालवा खाओ उजाड़ू प्रभास जोशी द्वारा लिखित एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर जो इसका सही आंसर होता है, ठीक है, वो है कि इस पाठ में लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याओं को बताया है। क्योंकि एक संस्मरण है भाई, यात्रा वृतांत नहीं है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि केवल दूसरा जो है वो इसका सही कथन है। फिर है, जिसको आज विकास की औद्योगिक सभ्यता हम कहते हैं वो वास्तव में विकास नहीं बल्कि उजाड़ की अपसभ्यता है। तो ख इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, वो ये है कि कुछ यहाँ पर जोड़े दिए गए हैं, सिमरोल चोरल नदी, केवड़ेश्वर शिप्रा नदी, जाना पाव पर्वत चंबल नदी, विंध्य यमुना नदी। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही से सुमेलित है, यानी कि सही से कौन कौन सा वो है जो पेयर बिल्कुल करेक्ट है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। फिर है, मिठुआ ने प्रश्न किया कि दादा अब हम कहाँ रहेंगे? सूरदास ने बोला दूसरा घर बनाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं दृढ़ उसको आत्मविश्वास है अपने ऊपर कि हाँ हम दूसरा घर बना लेंगे, विश्वास है उसे। बिस्कोहर की माटी जो है ये क्या है? तो बिस्कोहर की माटी जो है आत्मकथा में लिखा गया है, इस शैली में लिखा गया है या इस विधा में लिखा गया है। फिर आपके वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, जो ये फीचर लिखने को आया हुआ है, रचनात्मक लेखन आया हुआ है, आप इसे लिखकर मुझे सेंड करेंगे मेरे अकाउंट पर। मैंने आपको यूजर नेम बता रखा है, मैं आपको बताऊंगा आप कैसा लिख रहे हो। अगर कुछ आप चेंजेस कर सकते हो तो कर लेना। तो इसमें पहला टॉपिक दिया है दिखावे की संस्कृति, फिर है जैसे ही मैंने बस पकड़ी, फिर है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। ये तीन में से किसी एक पे आप लिखकर मुझे भेज सकते हो, मैं आपको जरूर आपको चेक करके बताऊंगा। फिर उसके बाद अब यहाँ से हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, संवाद नाटक के प्राण होते हैं। ठीक है, संवाद नाटक के प्राण होते हैं, ये हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न है। तो देखिए, संवाद जो है भाई, जैसे अगर पात्र नहीं होंगे, कैरेक्टर नहीं होंगे, तो उसके बिना नाटक नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर संवाद नहीं होगा
तो नाटक में क्या चलेगा भाई, ठीक है। संवाद के बिना नाटक नहीं हो सकता कभी भी। तो संवाद भी दो प्रकार का होता है, स्वगत और प्रकट। स्वगत वो होता है जिसमें कोई पात्र जो होता है, कैरेक्टर जो होता है, अपने मन में जो कुछ सोचता है उसे इस तरीके से कहलवाया जाता है कि उसे दूसरा कोई ना सुने, ठीक है, ऐसा नाटक में दिखाया जाता है। और प्रकट जो होता है संवाद, उसमें जो भी वो संवाद बोलता है वो दूसरे को संबोधित करते हुए बोलता है, वो सुन सकता है, ऐसा दिखाया जाता है। तो संवाद, सही बात है भाई, नाटक का प्राण होता है, संवाद के बिना ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं कि नाटक हो जाए। फिर है कहानी साहित्य की एक ऐसी विधा है जो अपने ही सीमित क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र और प्रभावशाली है। आपको कहानी ये जो है कहानी के बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बताऊं, कहानी बहुत ही पुरानी चीज है, ठीक है। कहानी का बहुत धीरे धीरे विकास हुआ। आप जब अपनी बातें दूसरों को सुनाते हो वो एक कहानी है। और कहानी का जो मूल भाव है वो सभी में होता है। आप भी अगर किसी को अपनी बात बता रहे हो तो वो भी एक कहानी है। पहले क्या होता था कि मतलब कहानियां अलग तरीके से होती थी। गांव के अंदर बुजुर्ग होते थे जो मनगढ़ंत कहानियां सुनाया करते थे। फिर धीरे धीरे लेखक आए, ठीक है। पहले कहानी मौखिक हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे ये कहानी लिखी जाने लगी। कहानी से लोगों को शिक्षा मिलने लगी, जैसे पंचतंत्र की कहानियां जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। तो ये धर्म प्रचारक भी कहानियां सुनाने लगे। तो कहानी बहुत इंपॉर्टेंट विधा है साहित्य की, तो आप ये बता सकते हो। फिर उसके बाद है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताओ। तो बीट रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो उसका जो भी रिपोर्टर है उसका जहां पे इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र की वो जानकारी रखता है, वो उसी से जुड़ी खबरें लिखता है, ओके, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो संवाददाता होता है वो सामान्य खबरों से हटकर थोड़ा सा विशेष खबरें बनाता है, विशेष खबरें, मुद्दे वो दुनिया के सामने लाता है। और बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को हम संवाददाता कहते हैं, जबकि जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है उसको हम विशेष संवाददाता कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, फीचर लेखन की आवश्यकता क्यों होती है। तो फीचर लेखन क्या है, एक सुव्यवस्थित यानी कि एक अच्छे से लिखा गया, सृजनात्मक, काफी क्रिएटिव एक ये लेखन होता है। ये इसका उद्देश्य होता है लोगों को शिक्षा देना, शिक्षित करना, सूचना देना, मनोरंजन करना लोगों का, ठीक है। फीचर भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, यात्रा फीचर, ठीक है, व्यक्ति मतलब चित्र फीचर, खोज परक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, बहुत सारे इसके प्रकार होते हैं। तो ये हो जाएगा। और अच्छा फीचर जो होता है उसमें आप फोटो और ग्राफिक्स वगैरह भी लगा के दिखा सकते हो। फिर अगला प्रश्न है, कार्नेलिया का गीत कविता में कवि ने भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे बताया। तो कार्नेलिया कौन है, ठीक है, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया सिंधु नदी के तट पर बैठकर भारत की प्राकृतिक सुंदरता को निहारती है और बताती है कि ये देश जो है ये अनजान लोगों को भी यहाँ पर सहारा देता है। दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं, रंग बिरंगे पक्षी यहाँ पर भारत में आकर अपना घोंसला बनाते हैं। ये देश मॉर्निंग के समय और अच्छा लगता है, ठीक है, जब यहाँ से जो सूर्य की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छन छन कर जब आती हैं तो वो लाल लाल ऐसा लगता है मानो किसी ने सिंदूर बिखेर दिया हो। इतनी सुंदर तरह मतलब तरीके से इसका वर्णन किया गया है, तो आप ये बता सकते हो। फिर वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है। तो देखिए, वसंत आया कविता में कवि की मेन चिंता ये है कि आज की डेट में जो मनुष्य है ना वो प्रकृति से दूर होता जा रहा है। अब हमें ये नहीं पता चलता कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा सीजन चल रहा है, देखकर प्रकृति को हम कैलेंडर से देखकर बताते हैं कि भाई वसंत आ गया है। तो हमारी जो मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है, आधुनिक जीवन शैली है, वो प्राकृतिक जो हम पहले आनंद लिया करते थे उससे हमें दूर कर रही है। मनुष्य बिजी हो चुका है, व्यस्त जीवन जी रहा है। तो पहले क्या होता था, पेड़ों से पत्ते गिरते थे, कोयल कूकती थी, फूल खिलते थे, और पलाश के जंगल, ठीक है, ये सारी चीजें मतलब ये बंदा भूल ही चुका है ये सब चीजें। अब बस कैलेंडर देखा और बता दिया कि वसंत आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमें काव्यांश की सा प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, कि ये जो तोड़ो कविता से आ रखा है इसको हम कर लेते हैं। तो इसके संदर्भ में आप बता सकते हो कवि रघुवीर साय कविता तोड़ो, ठीक है। तो कवि रघुवीर साय और कविता तोड़ो, इसमें कवि ये कहता है कि बंजर धरती को तोड़कर तथा गोड़कर हरे भरे खेतों में उसको बदलो। यानी कि जो हमारे मन में जो नेगेटिव भाव है, जो हमारे विचार हैं,
जो हमें बंजर कर रहे हैं मानसिक रूप से, उसको हटाओ। सृजनात्मकता की क्षमता को बढ़ाओ। जो हमारे मन में निराशा, ऊब, हम ऊब जाते हैं काम करते करते, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, वो मन से बाहर निकालो उन सब चीजों को। ये कवि बताना चाह रहा है। छोटी मोटी भावनाएं जो होती हैं, संकीर्ण भावना, वो तोड़ो और सुंदर भावनाएं अपने दिमाग में डालो। ये इसमें बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगला प्रश्न है। बाकी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप मेरी कविता की वीडियो देख सकते हो, तोड़ो कविता सर्च मारकर, ये आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप और अच्छे से कर लेंगे। 12वां प्रश्न, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले तो आप संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते, आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। तो आप इसमें संवदिया की विशेषताएं आपको बतानी है कि भाई संवाद जो उसको सुनाया जाता है वही हाव भाव, उसी भावनाओं के साथ उसको सुनाना होता है, शब्द टू शब्द मतलब वर्ड टू वर्ड बताना होता है। और संवदिया काफी ईमानदार होता है, दूसरों की मदद करता है। गांव वाले लेकिन उसको ऐसा समझते हैं वो निठल्ला, कामचोर, पेटू आदमी है। और मतलब लेकिन संवदिया का काम बहुत ही कठिन है भाई, ये बिल्कुल सारा संवाद याद रखना। तो बिल्कुल सही बात है कि आदमी भगवान के घर से ही संवदिया बनकर आता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत और अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन करो। तो इसके अंदर पारो जो थी, ठीक है, दूसरा देवदास चैप्टर से आया हुआ है क्वेश्चन, कि पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी, और हर की पौड़ी पर लड़के के साथ वो जो छोटी सी मुलाकात हुई थी उससे हुई थी, जो पारो के मन में भी हलचल मच गई थी, और वह मनी मन जो पारो है उससे प्यार करने लगी थी, और वो दोबारा मिलना चाहती थी उस लड़के से। तो ऐसे में क्या होता है कि उसने भी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक धागा बांधा था, पर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मनसा देवी से जो उसने मुराद मांगी वो इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। और वो बहुत खुश थी संभव से मिलने के बाद, वो हैरान भी थी कि इतनी जल्दी कैसे मेरी इच्छा पूरी हो गई। अब उसके बाद आगे जो है यहाँ पे आ रखा है कि मतलब भाई कुटज, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो निबंध है वहां से ये आया हुआ है, ये पूरा गद्यांश। इसकी व्याख्या में आप ये लिख सकते हो कि कुटज की शोभा की बात करी जा रही है। वो कहते हैं कि कुटज देखने में बहुत सुंदर है, उसकी शोभा बहुत प्यारी है, उसकी जो बलाएं लेने का मन करता है। यदि वातावरण पर हम देखें तो चारों ओर भयंकर गर्मी है, मानो यमराज सांस ले रहे हो। इतनी प्रचंड गर्मी में भी ये फूल मुरझाता नहीं है, इसमें हरियाली हमेशा रहती है। इसके साथ साथ वो बड़ा हो रहा है, फल रहा है, फूल रहा है, पत्थरों के बीच भी अपनी जड़ों का रास्ता बनाता है। ये इसकी क्वालिटीज यहाँ पर लिखी हुई हैं। और वो कुटज हमें जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में जीने की एक इंस्पिरेशन देता है, ठीक है, और वो लड़ता भी है और सिर उठाकर खड़ा भी रहता है। तो ये आप इसमें बताएंगे। फिर उसके बाद ये 14वां और लास्ट प्रश्न है, किसी एक का उत्तर देना है हमें। तो हम जो है संगीत वाला करेंगे क्वेश्चन। संगीत गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं काल इतिहास को पार करने की। तो इस कथन के आधार पर बताएं कि गंध के संबंध से विश्वनाथ कैसे जुड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ये है कि विश्वनाथ ये मानता है कि समय और इतिहास को पार करना हो, समय के आर पार झांकना हो, तो संगीत गंध और बच्चे इसमें सहायक होते हैं, क्योंकि काल और इतिहास के दोनों तटों को जोड़ने में वे नदी के पुल का काम करते हैं। बड़ा होने पर विश्वनाथ को अपना बचपन याद आता है, तो उसको ये भी याद आता है कि उसको अपनी माँ के पेट की गंध, दूध की गंध जैसी लगती थी। तो वो एक जो स्मेल होती है उससे यहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। पिता के कुर्ते को वह सूंघता था तो उसके पसीने की बूंद उसको अच्छी लगती थी, ये बचपन की बात है उसकी। नारी शरीर से उसको बिस्कोर की फसलों और वनस्पतियों की गंध आती थी, तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध, गेहूं, खीरा, भुट्टा और ये सब की गंध भी उसको पसंद थी। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ा जा सकता था, वह गंध मादक और गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती थी। तो बचपन के बाद इतना समय बीत चुका है भाई जब वो ये सब बातें बता रहा है कि भाई गंध जो है वो आज भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि उसकी जो स्मेल होती है। सो ये पेपर हमारा खत्म होता है। प्लीज आप कमेंट करके आप जरूर बता देना कि आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल लग रही है, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।